तो क्लास 11th कला एवं वाणिज्य के विद्यार्थी ध्यान दीजिएगा कि एमपी बोर्ड की वार्षिक परीक्षाएं आ चुकी हैं एंड मैं आपकी लगातार तैयारी करवा रहा था, जिसमें मैंने आपके 2-2 नंबर के सारे प्रश्न करवा दिए थे। आज की इस वीडियो में हम क्लास 11th इकोनॉमिक्स के 10 फरवरी के दिन होने वाले अर्थशास्त्र के पेपर के लिए 3-3 नंबर के क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो इनमें से एक भी क्वेश्चन आपका बाहर ना जाए, इसके लिए आपको पूरा का पूरा वीडियो देखना पड़ेगा एंड सारे क्वेश्चन ना कवर करके ही जानने आपको पड़ेंगे, ठीक है ना। तो एक एक क्वेश्चन को ध्यान से कर लेना एंड 2 नंबर के क्वेश्चन वाला जो वीडियो है ना उसे जाकर के देख लेना, तो आपकी तैयारी एकदम लेवल की हो जाएगी। और ये पूरा पीडीएफ आपको चाहिए जिसमें 2, 3 व 4 नंबर के सारे प्रश्न दिए गए हैं, तो ये पीडीएफ आपको परचेस करना पड़ेगा, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो एक एक क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते चलना एंड इनको अगर आपने पढ़ रखा है तो रिवीजन करते चलना, क्योंकि लास्ट टाइम में अपन को एक एक तरीके से सब कंप्लीट करते चलना है। देखिए, तो सबसे पहले 3 नंबर का प्रश्न दिया गया है, मानव विकास सूचकांक क्या है ना, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की बात करी गई है। तो इसकी रिपोर्ट कौन जारी करता है, यूएनडीपी है ना, इसको याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। ये जो एचडीआई होता है यह यूएनडीपी द्वारा प्रकाशित मानव विकास रिपोर्ट में शामिल किया गया है ना, इसे शामिल किया गया इसके अकॉर्डिंग एंड यह विभिन्न देशों के विकास को मापने के लिए उनकी तुलना शिक्षा, स्वास्थ्य और पीसीआई के आधार पर करता है। तो इसके 3 घटक प्रमुख आपको बताए गए हैं एचडीआई के। जीवन प्रत्याशा हो गई, सकल नामांकन अनुपात और औसत आय या कहें कि पीसीआई। तो व्यक्ति द्वारा जीने की जो अधिकतम आयु अपेक्षित है वह जीवन प्रत्याशा कहलाएगी। एंड देखो, शिक्षा का स्तर हो गया और स्वास्थ्य का स्तर हो गया, ये अगर सुधार है तो इसके अकॉर्डिंग ही यहाँ पे एचडीआई की रिपोर्ट जारी की जाती है हर एक देश की, है ना। तो देश की कुल आय को कुल जनसंख्या से विभाजित किया जाता है, तो औसत आय हमें प्राप्त होती है, जिसे पीसीआई कह सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, सतत चर एवं विविक्त चर में 4 अंतर लिखिए। देखो, ये 3 नंबर में भी क्वेश्चन आ सकता है एंड 4 नंबर में भी ये क्वेश्चन आ सकता है, तो इसको आंसर को याद कर लेना। आंसर आपके सामने दिया गया है। देखो, आधार पर अंतर आपको देखें तो एक परिभाषा के आधार पर, एक मान के आधार पर, एक मापन की विधि और एक उदाहरण के आधार पर अंतर आपको लिख देना है। तो परिभाषा रहेगी सतत चर की, तो वह चर जो एक सीमा के भीतर किसी भी, देखो एक एक क्वेश्चन को इंपोर्टेंस दो एंड एक एक क्वेश्चन को ध्यान से सुनते चलो, क्योंकि यार उतनी मोटी गाइड, इतना लंबा सिलेबस नहीं हो पाएगा अभी। ये क्वेश्चन तो हो सकते हैं ना, क्योंकि लास्ट ईयर में आए हुए क्वेश्चन एंड ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हर बार आते हैं, है ना, तो इन्हें कंप्लीट करके ही जाना, इनको मत छोड़ना, ठीक है। तो वह चर जो एक सीमा के भीतर किसी भी मान को ग्रहण कर सकता है वह सतत चर कहलाता है। और ये एक ऐसा चर, विविक्त चर, जो केवल निश्चित और गिनती योग्य मान को ग्रहण करता है वह विविक्त चर कहलाता है ना। तो ये एक सीमा के भीतर मान को ग्रहण करता है, यह निश्चित और गिनती योग्य के मान को ग्रहण करता है, ये हमारा विविक्त चर है। तो इसका मान क्या है, सतत चर का मान अनंत और निरंतर होता है, इसका एक विविक्त चर का मान सीमित होता है। और इसके मापन की विधि, मापन उपकरण जैसे स्केल, थर्मामीटर आदि हो गया, है ना, इसकी गिनती द्वारा मापा जाता है विविक्त चर को, है ना। और इसका उदाहरण जो है, किसी व्यक्ति की ऊंचाई मापना है ना, ऐसे उपकरण होता है ना मापने के लिए, तो ऊंचाई, वजन, तापमान, है ना, ये सतत चर के अकॉर्डिंग आते हैं। विविक्त चर में क्या है भाई, तो छात्रों की संख्या, जैसे इन्हें तो हम गिन के ही ना, है ना, सिक्के, उछाल, परिणाम, हेड या टेल आदि है, तो ये गिनती के द्वारा मापे जाते हैं, ठीक है। अगला आ जाता है हमारा क्वेश्चन, कहता है कि चतुर्थक को परिभाषित कर उच्च चतुर्थक की गणना का सूत्र लिखिए। तो चतुर्थक सांख्यिकीय माप है जो डेटा की एक सेट को 4 बराबर भागों में विभाजित करते हैं। ये विभाजन डेटा के वितरण को समझने और उसके फैलाव का विश्लेषण करने के लिए उपयोगी होता है। चतुर्थक का उपयोग आमतौर पर वर्णनात्मक आंकड़ों में किया जाता है। इस चीज को याद रखना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, आपका चतुर्थक विचलन क्यूडी जिसे बोलते हैं, इक्वल आपका Q3 माइनस Q1/2 ये आपका दिया गया है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एंड इस चीज को याद रखना, इससे ऑब्जेक्टिव आपका आएगा, है ना, तो इसको याद कर लेना। अगला यहाँ पे इसका पॉइंट कहता है कि चतुर्थक विचलन फैलाव के निरपेक्ष स्तर को मापता है और दोनों चरम मानों से प्रभावित नहीं होता है। और चतुर्थक विचलन के संदर्भ में सापेक्ष माप को चतुर्थक विचलन के गुणांक के रूप में माना जाता है या फिर जाना जाता है, तो इस चीज को याद रखना। अब वही क्वेश्चन आता है कि समांतर माध्य। देखो, ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हर एक बच्चे को आना भी चाहिए, इतना इजी क्वेश्चन है, इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आना चाहिए भाई, है ना। कम से कम बोर्ड इतना एक सरल क्वेश्चन दे तो रहा है। देखो, तो आपको आंकड़े कुछ दे दिए जाते हैं, आपको किस समांतर माध्य की गणना करनी है, तो कुछ नहीं करना है, केवल आपको आंकड़ों को जोड़ देना है जितने भी दिए गए हैं। देखो, 75, 72, 35, 45 और 65 ये आपको दिए गए हैं, इनको ऐड कर देना सबको। और भाई 5 आंकड़े दिए गए हैं, 1, 2, 3, 4, 5। अब उसी 5 से इसमें क्या कर देना, भाग दे देना, है ना। इन्हें को जोड़ करने पर 292 आता है और इसको हम यहाँ पे 5, है ना, मतलब कितने आंकड़ों की संख्या से भाग कर देंगे। आंकड़ों की संख्या कितनी है, 1, 2, 3, 4, 5, सभी को पता होगा समांतर माध्य निकालना, तो हमारा 58 निकल करके यहाँ पे आंसर इसका आ जाता है। अगला क्वेश्चन कहता है कि कृषि विपणन की समस्याएं बताइए। इससे एक लॉन्ग क्वेश्चन है कृषि विपणन से, जो कि 4 नंबर की वीडियो में कंप्लीट करवाया है, तो उसको जाकर के देख ही लेना है। देखो, प्लेलिस्ट चेक कर लेना, क्या पता वीडियो डल चुका हो। देखिए, तो कृषि विपणन की जो समस्या होती है, भंडारण सुविधाओं का अभाव होता है, श्रेणीकरण। विपणन क्या होता है, कृषि विपणन कहलाता क्या है बेसिकली, 2 नंबर में ये क्वेश्चन मैंने कंप्लीट करवाया है, 2 नंबर में, है ना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कृषि विपणन ये कहलाता है कि जब देखो किसान अपनी फसल को उगाता है, फिर वो उसे बेचने बाजार में जाता है, उसी फसल को बेचने वो बाजार जाता है लेकर के फसल को, तो ये कृषि विपणन कहलाता है ना। और ये इसमें क्या समस्या आती हैं, तो भंडारण की सुविधाओं का अभाव होता है,
श्रेणीकरण एवं प्रमाणीकरण का अभाव होता है। तो ये सारी कुछ समस्याएं किसान के सामने कृषि विपणन के अकॉर्डिंग आती हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि भारत में शहरी बेरोजगारी के जो है कारण लिखिए। देखो अब यहाँ से आगे के क्वेश्चन हम आपकी स्क्रीन पर देख लेते हैं। क्वेश्चन दिया गया भारत में शहरी बेरोजगारी के कारण लिखिए। तो आंसर यहाँ पे देखिए शहरी बेरोजगारी के भाई क्या क्या कारण हो सकते हैं। तो दोषपूर्ण औद्योगिक विकास एवं निम्न उत्पादकता, तो ये प्रमुख शहरी बेरोजगारी के कारण। देखो ये क्वेश्चन को ध्यान से सुनते चलना। अब ये मत सोचना कि ये क्वेश्चन छोड़ देते हैं दूसरा कर लेंगे, नहीं, इन क्वेश्चन को तो करना ही है। बाकी आपने सारा जितना भी पढ़ रखा है अच्छी बात है, नहीं भी पढ़ रखा है तो अच्छी बात है, इन क्वेश्चन को तो करना ही करना है। देखो है ना, देख सकते हो दोषपूर्ण औद्योगिक विकास क्या होता है। देश में भारी एवं मूल उद्योगों का विकास तेजी से किया गया। इन उद्योगों में पूंजी अधिक लगती है तथा रोजगार जो है कम उपलब्ध होता है। तो ये मतलब इस तरीके से विकास इसमें किया गया कि भाई इसमें पैसा ज़्यादा घुसा हो और रोजगार कम लोगों को है ना। तो इस तरीके से इसी के साथ लघु उद्योगों के विकास के पूर्ण प्रयत्न नहीं किए गए। मतलब कह सकते हैं अतः बेरोजगारी में वृद्धि होती रही है ना, शहरी बेरोजगारी में। और निम्न उत्पादकता क्या कह सकते हैं, देश में निम्न उत्पादकता के कारण वस्तु की लागत ऊंची होती है अतः मांग नहीं बढ़ पाती। तो परिणाम स्वरूप रोजगार के अवसरों में वृद्धि नहीं हो पाती है ना। अब जब मतलब कहें कि उत्पादकता निम्न होगी, कम होगी उत्पादकता, तो वस्तु की लागत यानी कि कीमत उसकी ज़्यादा होगी। अगला क्वेश्चन यहाँ पे हो सकता है संगणन विधि के गुण एवं दोष को समझाइए। देखो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आप लोगों के हर एक सब्जेक्ट की तैयारी यहाँ पे बेहतरीन तरीके से हो सके। तो नीचे सब्सक्राइब का बटन है, तैयारी के लिए सब्सक्राइब कर ही लेना। गुण और दोष दोनों आपको यहाँ पे अंतर के तौर पर कहीं के समझाए गए हैं, तो देख सकते हैं। और संगणन विधि का एक गुण हो जाएगा डेटा विश्लेषण को ये सरल बनाती है ये विधि, है ना। परिणाम सटीक और तुलनात्मक होते हैं इसके अकॉर्डिंग, और नीति निर्धारण में ये सहायक होती है। कौन, संगणन विधि। इसको याद रखना है। इसके दोष कौन कौन से होते हैं, तो जटिल गणनाओं में इसमें क्या टाइम लगता है, त्रुटियों का प्रभाव जो है अधिक होता है, और बड़े डेटा सेट में इसमें कठिनाई आती है। तो ये सारी इसमें समस्याएं आ जाती हैं। कुछ इसके दोष यहाँ पे लिखे हैं, कुछ गुण लिखे हुए हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन कहता है कि द्वितीयक आंकड़ों के 3 स्रोतों के नाम लिखिए। तो कौन कौन से स्रोत हो सकते हैं, एक सरकारी प्रकाशन, संगठनात्मक रिपोर्ट, शैक्षिक संस्थान कह सकते हैं। तो जनगणना रिपोर्ट, आर्थिक सर्वेक्षण और सांख्यिकी रिपोर्ट, ये हमारे सरकारी प्रकाशन कहें कि ये आंकड़े ये मतलब सरकार द्वारा प्रस्तुत करे जाते हैं ये सारे। तो ये सरकारी आंकड़े एक तरीके से सरकार द्वारा प्रकाशित होते हैं, तो द्वितीयक आंकड़े का एक स्रोत हो जाता है। और संगठनात्मक तो भाई किसी संगठन द्वारा, अब देखो यार उस परिभाषा में ही कहा गया है वो चीज़ तो है ना, सरकार द्वारा जो प्रकाशित आंकड़े हैं वो सरकारी आंकड़े द्वितीयक आंकड़े के अकॉर्डिंग रख देंगे, और जो संगठन द्वारा वो संगठनात्मक आंकड़े हैं, रिपोर्ट है उनकी, वो द्वितीयक आंकड़ों के अकॉर्डिंग रख देंगे। और शैक्षिक यानी कि जो विश्वविद्यालय वगैरह हो गए ना, अनुसंधान केंद्र वगैरह हो गए, इसरो वगैरह हो गए, तो उनको द्वारा अगर कोई आंकड़े वगैरह प्रस्तुत करे जाते हैं तो ये हमारे द्वितीय आंकड़ों के अकॉर्डिंग शैक्षिक शोध संस्थानों के अकॉर्डिंग रख देंगे। अगला क्वेश्चन कहता है कि सांख्यिकी की सीमाएं बताइए। तो सांख्यिकी गुणात्मक आंकड़ों का विश्लेषण नहीं कर सकती, यह सामान्यीकरण पर आधारित होती है, व्यक्तिगत विशेषताओं को अनदेखा करती है। तो इसकी एक सीमाएं लिखी हुई है, ठीक है ना, इस चीज को याद रखना। अगला है कि आंकड़ों के वर्गीकरण से भाई अर्थ क्या होता है, आंकड़ों को वर्गीकरण होता क्या है। तो आंकड़ों के वर्गीकरण का अर्थ है आंकड़ों को विभिन्न समूहों वर्गों, देखो वर्गीकरण का मतलब क्या होता है, बांटना एक तरीके से। तो समूहों में बांट दिया वर्गों को, है ना, आंकड़ों को है ना वर्गों में बांट दिया, या श्रेणियों में जो है व्यवस्थित कर दिया, एक तरीके से बांट दिया। यह प्रक्रिया डेटा को सार्थक और समझने योग्य बनाती है। मतलब यार एक सीक्वेंस में चीजें होंगी तो हम समझते चलेंगे, है ना। तो इसी तरीके से मैं आपको तैयारी करवाऊं कि पहले 2-2 नंबर के, फिर 3-3 नंबर के, मतलब एक तरीके से मैंने उन्हें व्यवस्थित रूप से आपको बताया है ताकि आप तैयारी जो है बेहतरीन तरीके से कर सकें। देखो समझने योग्य यहाँ पे चीजें बन जाती हैं। तो यहाँ पे आंकड़ों का वर्गीकरण हो जाता है। अगला क्वेश्चन कहता है कि प्राथमिक और द्वितीयक समंक में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो प्राथमिक समंक क्या होता है, द्वितीयक, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको हाईलाइट कर लेना एंड ये क्वेश्चन आना ही आना है, देख सकते हो। प्राथमिक समंक मौलिक होते हैं, ये समंक जो है मौलिक नहीं होते हैं, द्वितीयक समंक है ना, ये किसी व्यक्ति या संस्थान द्वारा पूर्व काल में एकत्रित किए जा चुके होती हैं। तो प्राथमिक समंक जो होती हैं अनुसंधानकर्ता इन्हें स्वयं जो है एकत्रित करता है ना, जबकि ये क्या है किसी संस्थान द्वारा पहले ही एकत्रित जो है किए जा चुके हैं, लेकिन अनुसंधानकर्ता जो होती हैं कह सकते हैं वो इन्हें स्वयं एकत्रित जो है करता है। अगला कहता है कि प्राथमिक समंकों के संकलन में धन, समय, परिश्रम व बुद्धि का प्रयोग करना पड़ता है, क्योंकि यार ये स्वयं उस आंकड़े को खोज रहे हैं, कहीं कुछ कर रहे हैं ना, तो ये सारा चीज़ें। और द्वितीयक समंकों को केवल उद्धृत करना पड़ता है, इसलिए इसमें धन, समय, परिश्रम व बुद्धि बल का प्रयोग कम करना पड़ता है। प्राथमिक समंक अनुसंधान के सर्वथा अनुकूल होते हैं, इसलिए इनका उपयोग जो प्रयोग करते समय किसी संशोधन की जो आवश्यकता नहीं होती है। और द्वितीयक समंक किसी दूसरे उद्देश्य के लिए संकलित किए जाते हैं, अतः वर्तमान उद्देश्य के अनुकूल बनाने के लिए संशोधित करना पड़ता है ना। तो ये चीज़ इसमें रहेगी। अगला कहता है कि संचयी बारंबारता, है ना,
ये यहाँ पे CF की बात करी जा रही, तो उत्तर आपका दिया गया है कि संचयी बारंबारता वक्र एक ग्राफिक प्रस्तुति होती है जिसमें संचयी बारंबारता को एक वक्र के रूप में दर्शाया जाता है। यह आंकड़ों की प्रवृत्ति को जो है स्पष्ट करता है। इसको याद रखना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है देखो, और ये निकालनी भी आनी चाहिए। अगला कहता है कि शहरी महिलाओं की अपेक्षा अधिक ग्रामीण महिलाएं काम करती दिखाई देती हैं। क्यों? बिल्कुल बात सत्य है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि शहरी महिलाओं की अपेक्षा अधिक ग्रामीण महिलाओं, मतलब गांव की जो महिलाएं होती हैं वो अधिक ज़्यादा काम करती दिखाई देती हैं, क्योंकि शहरों में आय के साधन जो है अधिक होते हैं, जिससे पुरुष अधिक आय कमा पाते हैं, जो स्त्रियों के लिए कार्य करने की आवश्यकता को कम कर देते हैं। जबकि ग्रामीण क्षेत्र में अधिक आय कमाने के लिए पुरुषों के साथ महिलाओं को भी काम करना पड़ता है। शहरों में 100 में से केवल 14 महिलाएं आर्थिक क्रियाओं में कार्यरत हैं, जबकि ग्रामीण क्षेत्र में 100 में से 40 महिलाएं जो है काम करती हैं और क्रियाकलापों में भाग लेती हैं और काम करती हैं। अगला है आपका नई आर्थिक नीति की आवश्यकता के कारण लिखिए। तो आर्थिक संकट से उबरने के लिए, विदेश निवेश को आकर्षित करने के लिए, उदारीकरण और निजीकरण को बढ़ावा देने के लिए आर्थिक नीति है ना, जो नई आर्थिक नीति लाई गई है वो ये सारे उसके उद्देश्य हो सकते हैं, या फिर इन आवश्यकताओं के चलते उस नीति को लाया गया है ना। आर्थिक संकट को यहाँ पे दूर किया जाए इसलिए उसे लाने की आवश्यकता पड़ गई है ना, विदेशी निवेश को आकर्षित करने के लिए ना। अगला है उदारीकरण और निजीकरण को बढ़ावा, है ना, ये तो कर ही रही है। अगला है आपको बहुलक के कोई 3 दोष लिखिए। तो देख सकते हैं यहाँ पे बड़े डेटा सेट के लिए उपयोगी नहीं है, सटीक माप प्रदान करने में जो है असफल है, और चरम मूल्यों के प्रति संवेदनशील। तो ये दोष इसके हो जाते हैं। तो बहुलक आप समझ ही सकते हैं बहुलक क्या होता है। 2 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं एंड निकालना भी, ठीक है। योजना के रूप में व्याख्या कीजिए शांता के साथ विकास, है ना। ये क्या है भाई? एक प्रकार की योजना है, इसके साथ आपको इसको समझाना है। तो शांता के विकास, इसका जो समाज के सभी वर्गों के समावेशी और समान विकास से है, यह तात्पर्य, देखो ये तात्पर्य का ये अर्थ यहाँ पे आ गया है ना, ये तात्पर्य का यहाँ पे होना चाहिए, ये यहाँ पे चला गया है ना। मतलब इसका तात्पर्य इसमें गरीबी उन्मूलन और रोजगार सृजन पर जोर दिया जाता है, शांता के साथ विकास। तो इस चीज़ को याद रखना। अगला कहता है कि RBI वाणिज्यिक बैंकों को कैसे नियंत्रित करता है। तो देखिए RBI वाणिज्यिक बैंकों को नगद आरक्षित अनुपात, है ना, संविधिक तरलता अनुपात और रेपो दर के माध्यम से नियंत्रित करता है, या बैंकिंग मानकों की निगरानी करता है। तो ये चीज़ें याद रखना। CRR SLR इनके अकॉर्डिंग उसे क्या करता है, रेपो दर हो गया, इनके अकॉर्डिंग उनको नियंत्रित करता है RBI, क्योंकि RBI प्रमुख बैंक है। अगला है सेवा क्षेत्र के विकास के लिए उत्तरदायी कारक कौन कौन से रहे हैं। तो तकनीकी प्रगति, शहरीकरण और सरकारी नीतियों का जो है समर्थन, तो ये सारे इसके लिए उत्तरदायी कारक रहे हैं। अगला कहता है कि कॉल पियर्सन सहसंबंध गुणांक के से कोटि सहसंबंध गुणांक भिन्न होता है, क्यों होता है भाई, है ना। तो आंकड़ों के वर्गीकरण का अर्थ है उन्हें व्यवस्थित समूह या वर्गों में व्यवस्थित करना, ताकि उनका विश्लेषण जो है आसान हो सके। तो ये यहाँ पर आंसर्स का दिया गया है। वैसे आंकड़ों के वर्गीकरण का अर्थ है उन्हें समूह विशेषण, तो ये यार ये तो उसका आंसर है ना। आंकड़ों का वर्गीकरण क्या कहलाता है, आंकड़ों को बांटना, ये तो हमने अभी पढ़ा। लेकिन कॉल पियर्सन संबंध गुणांक कोटि संबंध गुणांक से क्यों भिन्न होता है, शायद इसका आंसर थोड़ा मिस्टेक हो गई है, लेकिन आपको इसका आंसर जरूर से ढूंढ लेना है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसे कर लेना है। ये गलत यहाँ पे हो गया है ना, आंसर इधर उधर हो गया। अगला कहता है कि निर्देशांक आर्थिक बैरोमीटर कहलाते हैं। भाई क्यों कहलाते हैं? तो ये कहलाते हैं क्योंकि वे आर्थिक गतिविधियों के सामान्य स्तर को मापने और उनकी प्रगति को दर्शाने में जो है सहायक होते हैं। अगला कहता है कि सूचकांक बनाने की सामान्य विधि की विवेचना कीजिए। तो सूचकांक बनाने की सामान्य विधि में आधार, वर्ष, भार निर्धारण और सूचकांक की गणना शामिल होती है। यह विधि औद्योगिक और आर्थिक आंकड़ों का जो है मापन किया करती है, और ये सूचकांक बनाने की विधि बताई गई है। अगला है कि भारत में मानव पूंजी निर्माण की कोई 2 समस्याएं। तो शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी है ना। ये मानव पूंजी निर्माण की मतलब ठीक तरीके से क्यों नहीं हो पा रहा है ना। तो ये इसकी समस्याएं, संसाधनों का असमान वितरण, शिक्षा स्वास्थ्य की सुविधाओं की कमी, ये सारी क्या है इसके लिए उत्तरदायी कारण ही कह सकते हैं। मानव पूंजी और मानव विकास में 2 अंतर लिखना है। तो मानव पूंजी और मानव विकास में अंतर दिए गए हैं। तो उत्पादकता बढ़ाने वाला जो संसाधन होता है वो मानव पूंजी है, और जीवन स्तर सुधारने की प्रक्रिया मानव विकास है। आर्थिक लाभ प्राप्त करना इसका उद्देश्य है, और मानवीय कल्याण सुनिश्चित करना, है ना। तो ये यहाँ पर मानव विकास का उद्देश्य है। तो इस चीज़ को याद रखना है। परिभाषा और उद्देश्य के आधार पर अंतर आपको दिया गया है। अगला क्वेश्चन कहता है कि किसानों को ऋण की आवश्यकता क्यों है। तो भाई किसानों को, उत्तर अलग से, किसानों को ऋण या किसानों को बीज, उर्वरक, कृषि उपकरण और सिंचाई के लिए ऋण की आवश्यकता होती है ना। मतलब उनकी जो मूलभूत आवश्यकताएं कह लो कि, है ना, जो आवश्यकताएं किसान को, भाई मतलब हर फील्ड में अपना अपना एक आदमी होता है, उसका काम होता है, जो वो काम करता है उसी के लिए वो आवश्यकता होगी उसको, है ना। तो किसानों को मेनली क्या के लिए, कृषि उपकरण हो गया, सिंचाई वगैरह इनके लिए ना आवश्यकता होती है। अगला है ग्रामीण विकास से आप क्या समझते हैं। देखो जो ग्रामीण गांव के क्षेत्रों में कह लो कि जो बुनियादी सुख सुविधा होगी, जैसे मतलब एक तरीके से कह लो स्वास्थ्य की सुविधा, शिक्षा की, रोजगार की, है ना, ये अगर सुविधाएं हैं तो मतलब यही तो ग्रामीण विकास है। अगर ये सुविधाएं वहाँ पे नहीं है तो काहे का विकास है। यह गरीबी उन्मूलन और जीवन स्तर सुधारने पर केंद्रित है ना। इस चीज़ को याद रखना, ये बुनियादी सुविधाएं छोटी छोटी। अगला कहता है कि चक्रीय बेरोजगारी का अर्थ समझाइए, है ना। और प्रच्छन्न बेरोजगारी हो गया, खुली बेरोजगारी कह सकते हैं, और बेरोजगारी, भाई ये हमने 2-2 नंबर के क्वेश्चन पढ़ रखा है, तो जाकर के वीडियो देखना है आपको, है ना। तो देखिए
चक्रीय बेरोजगारी वह स्थिति है जब आर्थिक मंदी के कारण मांग में कमी से रोजगार में गिरावट आती है या आर्थिक चक्र से संबंधित होती है, यह चक्रीय बेरोजगारी कहलाती है। देखो, वीडियो को लाइक, वीडियो को शेयर कर देना भाई दोस्त के साथ, और सब्सक्राइब तो चैनल को कर ही लिया होगा क्योंकि आपको तैयारी एग्जाम की करनी है अच्छी तरीके से ना। तो देखो, आपको 2, 3 और 4 नंबर के क्वेश्चन मैं कंप्लीट करवा चुका हूँ। वीडियो देख लेना तीनों की जाकर के प्लेलिस्ट में, तो सभी कंप्लीट हो जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अन्य सारे सब्जेक्ट की तैयारी के लिए जाकर के चेक करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।